नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तमिलनाडु में क्या हाल इस समय मचा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया है और वो टीवीके के साथ आ गई है। और उनका पार्टी का मानना था कि टीवीके एक प्रोग्रेसिव पार्टी है और जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है इस समय, इसलिए कांग्रेस उसके साथ चली गई। लेकिन कांग्रेस जैसे ही टीवीके के साथ गई, डीएमके ने उसको गद्दार बोला। डीएमके ने कांग्रेस के बारे में यह कहना शुरू किया कि वो गद्दार है। कल हमने देखा कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने बल्कि अपनी जो तस्वीरें हैं वो साझा की एक्स पर, जो कि ट्विटर था पहले। और उस पर उन्होंने स्टालिन और ममता बनर्जी के सपोर्ट में आकर लिखा। और साथ में उसके बाद से अब अटकलें ये लगने लगी हैं कि आखिर इंडिया अलायंस का क्या होगा। आज सुबह सुबह मेरे पास एक चिट्ठी भी आई, जो कनी मोड़ी, जो डीएमके की नेता है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को वो चिट्ठी लिखी है। और अगर उस चिट्ठी को मैं एग्जैक्टली पढ़ूं, और वो इम्पोर्टेंट चिट्ठी है। और उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि क्योंकि हमारा अलायंस डीएमके कांग्रेस के साथ टूट गया है, इसलिए आप हमारा सीटिंग अरेंजमेंट लोकसभा में बदल दीजिए। ये वो चिट्ठी है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। ये चिट्ठी मेरे पास आई है। रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल स्पीकर को एड्रेस्ड है। I write to respectfully request suitable changes in the seating arrangement of the members of parliament belonging to the Dravida Munnetra Kazhagam in the Lok Sabha. In view of the changed political circumstances and as our alliance with the Indian National Congress has come to an end, it may not be appropriate for our members to continue occupying the present seating arrangements alongside them in the House. I therefore request your good office to kindly make the necessary arrangements for the honorable members of the DMK parliamentary party to be allotted separate seating, enabling them to effectively discharge their responsibilities in the August House. I shall be grateful to your kind consideration in this regard. अब तमिलनाडु में आप ये बताइए कि खबरें आ रही हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके की सरकार बन सकती है। कल खबरें आ रही थी कि एआईडीएमके के जो एमएलएज हैं उनको पुदुचेरी में जाकर बैठा दिया गया है। और पुदुचेरी में खाली बैठाया ही नहीं गया है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एमएलएज टीवी के पोच कर ले। क्योंकि टीवी के को ये कहा गया है कि भाई आपके पास जब तक पूरे पूरे 118 मेंबर्स नहीं हो जाते, तब तक तमिलनाडु में सरकार नहीं बन सकती। तो अब इसका जो पूरा असर है, ये तमिलनाडु का असर इंडिया अलायंस पर क्या पड़ेगा? क्योंकि जब आज अखिलेश यादव वो ट्वीट लिख रहे थे, उन्होंने ये लिखा कि कम से कम मैं उनमें से नहीं हूं जो अपने दोस्तों को छोड़ देता हूं, और मैं लोगों के साथ रहता हूं, अपने दोस्तों के साथ रहता हूं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कांग्रेस की तरफ ये इशारा करते हुए बात लिखी है। अब यूपी में किस तरीके से इक्वेशन बदलेंगे, पूरे नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस के क्या रीअलाइनमेंट हो सकता है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के ही हो सकता है कि एक दो टुकड़े हो जाएं, दो तीन फॉर्मेशंस बन जाएं, जिसमें एक फेडरल फ्रंट उभर कर आ जाए। तो ये सारे संभावनाओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अनिल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये तमिलनाडु का असर इंडिया अलायंस पे क्या आपको पड़ता हुआ दिख रहा है सर? नहीं नहीं, तमिलनाडु का असर है ऐसा मत मानिए। ये जो है, जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं, वन मैन वन फैमिली रूल्ड पार्टीज हैं, इनके इनसे आगे लड़ने के लिए, मतलब बीजेपी से फाइट करना, आरएसएस से फाइट करना इनके बूते की बात है नहीं। और ये जो है, ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये पहले भी आप देख चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के बीआरएस सब में वो नजर आया। इसीलिए वो जो है, ये अलायंस, ये जो इनका पोस्चर था, एंटी बीजेपी पोस्चर, वो बहुत लिमिटेड ये पर्पस के लिए था, टू रू मतलब जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं उनका वोट लेने के लिए था, मुसलमान का वोट लेने के लिए बंगाल में था। और तमिलनाडु में भी उसी तरह के फोर्सेस को इकट्ठा करके चाहती थी जीतना। अभी जिस तरह से एआईडीएमके से डीएमके मिलना चाहती है, इसका मतलब है कि वो जो है सो बीजेपी से उसका बीजेपी के साथ रहने के लिए वो पहले से तैयार थी। नहीं तो एआईडीएमके से किसी भी हालत में अगर वो सेकुलर फोर्सेस, अगर वो के साथ रहना है, तो एआईडीएमके के साथ, जो कि बीजेपी की एलाई थी, उसके साथ कैसे हाथ मिला लिया?
तो अगर मान लिया उसने बीजेपी, कांग्रेस को क्या वो बात करेंगे? वो जो है जब उन्होंने मिला लिया हाथ उनसे, जो बीजेपी के एलाई से, तो फिर वो कांग्रेस को क्या बता सकते हैं? कांग्रेस ने तो बीजेपी के एलाई के साथ नहीं हाथ मिलाया है ना। कांग्रेस ने तो टीवी के, जो कि बीजेपी के साथ नहीं गई, उसके साथ क्या एक सेकुलर गवर्नमेंट वहां बने, इसके लिए वो उसको समर्थन दिया। यानी ये राइट डिसीजन है। अभी जिस तरह से उसको मणिशंकर रोकने की अय्यर कोशिश जैसे कर रही है। लोग, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग काफी इसको कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अपॉर्चुनिज्म है, अवसरवादिता है कांग्रेस की। इस तरीके से तो कांग्रेस के फादर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से कांग्रेस करने लगेगी। फिर ऊपर राजदीप सरदेसाई का भी एक ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बहुत जल्दी कूद गई टीवी के साथ अलाय करने में। उधर बीएल संतोष ये कह रहे हैं कि अभी देखिएगा कि कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के लिए बड़े शर्म की बात होगी। इस तरीके की सारी बातें अब आ रही हैं सामने। देखिए, एक बात तो है ये कि तमिलनाडु में रास्ता कठिन हो जाएगा जरूर। बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, डीएमके और एआईडीएमके उनके साथ जाती हैं तो। ये एक डेंजर है। लेकिन इसमें कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन था? ये मणिशंकर अय्यर वगैरह तो डिजेनरेट पॉलिटिशियंस हैं। इनका कोई इनका इनका इन्होंने कांग्रेस को अब तक कौन सा फायदा पहुंचाया है? कांग्रेस का नुकसान ही पहुंचाया है। ये कांग्रेस में बने हुए हैं और सेकुलर कह करके बने हुए हैं, और क्या है? ये दे आर रैंक अपॉर्चुनिस्ट। इसके लिए इनकी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, और कैरेक्टरलेस भी है कि कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर तो क्लियर है। तो इसीलिए ये इनके बारे में तो कोई बोलना बेकार है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस क्या क्या कांग्रेस करती क्या, बताइए? कांग्रेस के पास ऑप्शन कुछ नहीं था। एआईडीएमके डीएमके के साथ मिलकर गवर्नमेंट अगर कांग्रेस, 5 उसकी सीट है, 5 सीट जो है वो क्या कर लेती? और वो जो है अगर अभी ये जाएंगे एआईडीएमके, बीजेपी और डीएमके का अगर अलायंस होता है, तो इसको क्या माना जाएगा? तो इसका मतलब आप बीजेपी से क्या फाइट कर रहे थे? सेम थिंग ममता बनर्जी के साथ है। मैंने कहा था, सब लोगों ने कहा था कि वो रिजाइन नहीं कर रही है, फाइट करेंगे। मैंने कहा वेट करिए। मैं नहीं मानता कि ममता बनर्जी जो है बीजेपी के साथ फाइट करना, वो एक पोस्चरिंग था जो कि वोट लेने के लिए था। और वोट लेने के लिए था, और उनको अनुमान था कि वो जो है इस पोस्चरिंग में वो जीत जाएंगी अल्टीमेटली, और सामने बीजेपी रहेगी। वो एकदम विन विन सिचुएशन था। लेकिन बीजेपी ने उनको धोखा दिया, और वो जो है धोखा खा गई। धोखा खा गई आराम से। क्योंकि धोखा खाई क्या कि बीजेपी ने, उसमें तो बराबर का साफ मामला था। बीजेपी ने जो 30 लाख वोट जो ममता बनर्जी का एक्स्ट्रा आया है, उसको 27 लाख कटवा दिया और उसका 6 लाख जोड़ दिया, मतलब 36 लाख वोट करीब। जो प्रशांत भूषण का ट्वीट आया है, उसके कैलकुलेशन को मानता है 36-37 लाख वोट जो है उसने माइनस कर दिया टीएमसी का। तो वो अपना हार हार गई बुरी तरह से। तो इसीलिए वो जो है, वो उनको वो अंदाजा था नहीं। उन्होंने तो देखा यही था कि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट को एलिमिनेट कर देंगे, हम सत्ता में रहेंगे, और उसके बाद सामने बीजेपी रहेगी, और तीसरा कोई फोर्स ही नहीं रहेगा। तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही थी। लेकिन उनका एलाय, उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी जिसके साथ अलायंस करता है उसको खत्म कर देता है। वो वो बीजेडी से लेकर के बीआरएस से लेकर के सबके साथ हो चुका है, वाईएसआर सबके साथ। सब लोग ये जो जो हॉबनॉबिंग करते हैं उनके साथ, उनको पे करना होता है। तो वो कॉस्टली है, यही गलत। ये इनका प्रॉब्लम दूसरा है। ये लोग कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, इनके खिलाफ ईडी सीबीआई बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली के लोग इनके फंसे हुए रहते हैं। तो ये लोग अंडर हैंड डीलिंग करते हैं। कांग्रेस के भी लोग किया तो लोग गए, जो लोग जा लेकिन सकते थे। आपको क्या लग रहा है अब जो रीअलाइनमेंट है इंडिया अलायंस के अंदर वो कैसे होगा? अब डीएमके अगर कांग्रेस के साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया अलायंस छोड़ देगी या छोड़ सकती है आने वाले दिनों में। अभी हालांकि ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने खाली ये कहा है कि हमारा कांग्रेस से जो अलायंस था वो खत्म हो गया है। तो कांग्रेस से अलायंस होने का मतलब है क्या वो इंडिया अलायंस से भी बाहर आ जाएंगे? और अगर डीएमके आती है तो आपको लग रहा है कि कोई थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरीके से अखिलेश यादव थोड़ा सा सिंपैथेटिक दिख रहे हैं स्टालिन और ममता के प्रति। नहीं नहीं, सिंपैथेटिक नहीं है, अपने ये परिवार को बचाना है।
ये यूपी में कहाँ फाइट किया एसआईआर के खिलाफ? ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सब फाइट नहीं। कांग्रेस कब तक इनके से चक्कर में इंडिया अलायंस एक जो है क्या कहते हैं इस तरह का कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन बना के सिर्फ जो है फेस वैल्यू के लिए, उसका उसका क्या मतलब है? कांग्रेस को डिसिसिव फाइट करनी ही थी, ये रिस्क उनको लेना ही पड़ता, और ये रिस्क लिया, ठीक लिया। इसमें जिसको जाना है वो जाए, जिसको बीजेपी के साथ अलायंस करना है उसको लेट देम डू इट। इसके पास तो कांग्रेस के साथ कोई तो ऑप्शन नहीं आपको था। लग रहा है कि उत्तर अभी आप प्रदेश में बताइए कि कांग्रेस, नहीं। अच्छा देख लीजिए एक मिनट, कांग्रेस अगर अभी डीएमके के साथ अलायंस में रहती, ठीक है, अलायंस में रहती और ये एआईडीएमके के साथ समझौता करता, तो वो लोग कांग्रेस को डिच कर देते। वो लोग, कांग्रेस को तो निकलना ही पड़ता ना। कांग्रेस अगर एआईडीएमके डीएमके और बीजेपी का अगर गवर्नमेंट बन रहा है तो कांग्रेस वहां क्या करती? वहां न्यूट्रल होकर के बैठ कर देखती। इसीलिए कि स्टालिन इंडिया गठबंधन में रहे हैं, अब वो जाए। ये नीतीश कुमार वाली हालत है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको कहा कि भाई हम अब ये हमको कन्वीनर ने बनाया, और क्या पता नहीं वो भी था या नहीं इशू, चला गया बीजेपी के साथ। हम्म, ऐसे लोग जो बीजेपी के साथ किसी भी समय जा सकते हैं, उनके कमिटमेंट का क्लियर होगा। ये कि जनता भी जो है तमिलनाडु की जनता देख लेगी कि कौन जो है आपके लिए लड़ रहा है। कांग्रेस के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था नहीं मेरे तो ख्याल अब में। आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकली कि उनके पास कोई कांग्रेस, ऑप्शन नहीं। क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी 2029 का चुनाव? और यूपी में भी तो अगले साल चुनाव है, क्या होगा यूपी में? अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे या फिर अलग लड़ेंगे? अलग होगी लड़ाई? अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे तो 50 सीट भी नहीं आएगी। अभी तो इलेक्शन होगा ना पहले विधानसभा, 29 की बात तो बाद में आएगी। और वहां तो अलायंस तो उसका हो ही गया है टीबीके के साथ। हम्म। कांग्रेस डीएमके के साथ जिस तरह जूनियर पार्टनर थी, उससे बड़ी पार्टनर के रूप में वो वहां रहेगी, तो उसको तो वहां कोई लॉस ही नहीं है। केरल में उनको एक साथ लड़ना ही नहीं था, तो इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म। ये वो जो है, एक फर्क इतना ही था कि 2029 के पहले सरकार गिरा सकते थे अखिलेश, ममता बनर्जी, ये लोग मिल करके, चंद्रबाबू, लेकिन ये लोगों को गिराना था नहीं। हम्म। इसलिए कि इनको बीजेपी से फाइट नहीं करना है। तो इसीलिए कांग्रेस ने एकदम राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि कांग्रेस को 2029 के लिए टीवीके का अलायंस रहेगा, उसके साथ फाइट कर जाना है। इसके बीच में इधर भी है उधर भी है, तो थोड़े काम चलता है। इससे भी क्लियर हो गया कि स्टालिन भी एंटी बीजेपी पोस्टर सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि उनको तमिलनाडु का वोट लेना था। हम्म। तो इसीलिए वो कांग्रेस ने एकदम सही डिसीजन लिया कि उनको तो अलायंस मिल गया। अच्छा, उसको ओवर रूल ये भी कर रहे थे, मतलब ओवर पावर किया हुआ था उनको। उनको चलने नहीं देते थे। कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाएंगे, ये में सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, उसके हम ही लीडर हैं। ये जो वन फैमिली रूल है ना, उसको उससे टकराना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। हम्म। नहीं तो आपको क्या लग रहा है और कि अगर कांग्रेस? और इसमें सीपीएम प्रॉब्लम में आएगी। सीपीएम अगर वो मान लिया ये डीएमके अलायंस का सपोर्ट करती है बीजेपी के साथ, तो उसकी पॉलिटिक्स जाएगी गड्ढे में। हम्म। ये नहीं, इसीलिए ये कोई ऑप्शन नहीं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ममता बनर्जी इज नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी, कुछ नहीं करने वाली है। वो पोस्चरिंग सिर्फ इतना ही था कि टीएमसी के लोग जो है सो इधर सुधर ना जाए, हम्म। आगे कोई फाइट नहीं करेगी। वो बैठा हुआ है, ईडी और सीबीआई उनके दरवाजे पर है। वो कुछ नहीं, अभिषेक बनर्जी बचा नहीं रहे, तो इसके ही क्या प्रयास में रहेंगे। नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया अलायंस के ये सारे दल हैं, चाहे वो अब आम आदमी पार्टी तो टूटी गई है, वो पहले भी क्लियर नहीं था, इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। क्या इंडिया अलायंस से अब अखिलेश भी अलग होंगे? इंडिया अलायंस अखिलेश यादव होंगे, 50 सीट लाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हम्म। इसीलिए उनको उनको अपना डिसाइड करना है कि किसके साथ रहे। इंडिया अब ये क्लियर हो गया। बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन ने क्लियर कर दिया ये मुसलमानों को कि ये लोग फाइट नहीं कर सकता बीजेपी से। हम्म। यही है क्या कि कांग्रेस को अब जो है विद इन कांग्रेस अपने साजो सामान इकट्ठा करने होंगे। और इनके यहाँ जो इनएक्टिव, इनर्ट और क्या कहते हैं लेथार्जिक लीडर्स हैं, उनको सीधे सीधे किनारे करना होगा। कांग्रेस को रिवाइव मतलब होना होगा एज ए फेडरल पार्टी, और उसको जो उसके लोकल लीडर्स हैं उनको आगे बढ़ाना होगा।
और इक्वेशंस जो है सो बनाने पड़ेंगे अपने तरीके से। उसमें अगर अलायंस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब रीजनल पार्टीज का जमाना जाने वाला है उस तरीके से। जो पुराने रीजनल पार्टी तो आ ही रही है, टीवी के आई। अभी हम्म। देखिए बीजेडी को, बीजेडी ने बीजेपी ने उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन बीजेडी ने कोई फाइट उड़ीसा में शुरू किया क्या? हम्म। उड़ीसा में फाइट भी कर रही है तो कांग्रेस ही कर रही है, जो भी थोड़ा बहुत। ये थोड़े बीजेडी थोड़े कर रही है, ये लोग कहीं फाइट भी नहीं करने वाला है। क्योंकि ये हम्म। लोग बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं। कॉरपोरेट से मतलब इनका हॉबनॉबिंग है। आपने देखा नहीं अडानी के ये में क्या कहते हैं कि शादी में पता चल गया था कि कौन अलायंस है, कॉरपोरेट अलायंस है। सब वहाँ फैमिली के साथ पहुंच गया था। हम्म। अखिलेश, ममता बनर्जी गई थी कि नहीं, वो भी शायद गई थी। हम्म। सब नहीं लोग वहां लेकिन, पहुंच गए। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको किस तरीके से रीअलाइनमेंट होता हुआ दिख रहा है? क्या कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ने का अब दमखम रखेगी? आज राहुल गांधी की एक पदयात्रा भी है दो शाम। दो जी। नो 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 2029 तक देखिए। डीएमके डीएमके सत्ता में शेयर अगर करेगी तमिलनाडु में, तो डीएमके समाप्त हो जाएगी। समझ गए ना? डीएमके को कोई नहीं बचा सकता है। उनका एआईडीएमके से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि एक अल्टरनेटिव वहां मिल गया है। तो इसीलिए वो अल्टरनेटिव बंगाल में नहीं मिला था है, यूपी में नहीं मिला है। तो ये अल्टरनेटिव कांग्रेस हो सकती है इन दोनों जगह में। और इसके लिए इनको करना होगा। रास्ते कठिन है, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो क्योंकि जब मन होता है तो ये लोग करते ही हैं। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस ने भी ये जो सीए वाला था, उसमें 8 आदमी इसके निकल गए थे बाहर, और उसको कुछ नहीं किया, और उसको पास होने दिया बिल। उसी तरह से जो है आराम से वो बिल पास हो गया। और उसके बाद इसका ये उपराष्ट्रपति वाले में एब्सटेन कर गया। तो ये जो कन्वीनियंस का जो खेल चल रहा था, उसको जनता ने नकार दिया। जनता ने नकार दिया या बीजेपी ने उसको ग्रैब कर लिया। तो अब आपके पास तो क्लियर हो गया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो मान लिया दो दो लोग उसके भी, अब तो बंगाल में भी पता चलेगा। बंगाल में भी दो ही विधायक हैं, वो जो है फाइट करेंगे बीजेपी से, और ये तृणमूल वाला सब तमाशा देखेगा। हम्म। वो तो पता चलेगा ना, वहां तो लेफ्ट वाला भी आ गया है। हम्म। वो अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। ये स्टेटस को चल नहीं सकता था। नहीं समझ तो गए ना? नहीं, आपने जैसे कहा कि ये स्टेटस को चल नहीं सकता था, अब कांग्रेस क्या किस तलाश में, अब कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस भी पूरी तरह से अभी तैयार है कि इलेक्शंस वो फेस कर लेगी। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पार्टी में कॉम्पिटेंस है, पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस समय इतनी सक्षम हो चुकी है कि बिना किसी दल के वो अपने दमखम पे आगे बढ़ जाएगी? यानी कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के पास फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो वैसिलेट करेगी तो इंडिया का डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। अब अभी शरद पवार है, वो अडानी के साथ बैठने के लिए तैयार है, वो पूरा परिवार भेज दिया उधर। हम्म। तो शरद पवार जी जो है उधर चल उन्होंने भेज दिया है। उसके बाद स्टालिन और वो सब ये हॉबनॉबिंग वाली पॉलिटिक्स से और बीजेपी को बनाए रखो, लेकिन ये तो उसका सारे जनता दल में झूठ इंडिया, मूठ के। नहीं तो ये सारे तो दल इंडिया ब्लॉक में ही हैं। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना की उद्धव ठाकरे हो, सभी दल तो खत्म हो एक तरीके से। तो अब क्या कांग्रेस के लिए इस समय एक ऐसा मौका है? 24 महीने का जो टाइम है, अभी 24 महीना क्यों, 24 और 6, 30 महीने का समय लगभग है जब तक लोकसभा के चुनाव होंगे। और क्या इन 30 महीनों में कांग्रेस अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेगी अगर अकेले लड़ाई लड़नी पड़े तो? नहीं नहीं, अगर मान लिया कांग्रेस अगर नहीं भी अगर ये करती तमिलनाडु में, तो इससे क्या आपको लग रहा है? ये आप बताइए कांग्रेस का कब वो 2029 का जो सिनेरियो आप बता रही हैं, 2029 में तो डीएमके एआईडीएमके और मिल करके चुनाव होगा, टीवीके के खिलाफ लड़ेगा। और उसमें बीजेपी को एकोमोडेट किए रहेगा। बीजेपी को अगर नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? एआईडीएमके लगातार उसके 10 साल से उसके नहीं, साथ लेकिन है। अगर एक दस कोल्ड साल क्या कैलकुलेशन किया उससे जाए, पहले से। अगर नहीं, अगर एक हाँ। कोल्ड कैलकुलेशन हम और आप आज बैठकर करें, 100 सीटें इस समय लोकसभा में कांग्रेस के पास हैं।
टीवीके के साथ वो जुड़ेगी तो टीवीके का असर बताया जा रहा है कि जो साउथ के जो दक्षिण के राज्य हैं, पूरे सारे दक्षिण के राज्य मिलाकर 129 सीटें होती हैं वहां से। तो क्या हम्म। टीवीके और कांग्रेस मिलकर, क्योंकि विजय का जो टीवीके के विजय हैं उनका काफी असर पुदुचेरी, केरला, कर्नाटका, क्योंकि वहां के जो भी वो फिल्में करते हैं उनकी लैंग्वेज में वो फिल्म डब होकर और दिखाई जाती है। तो ये माना जा रहा है कि विजय का जो असर है कांग्रेस के साथ वो इन सारे राज्यों पर पड़ेगा। तो क्या हम मानकर चले कि ये कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन है विजय के साथ, कि कोई पार्टी आए या ना आए, अगर कांग्रेस ने अपनी 100 सीटें मेंटेन कर ली और उधर से अगर 129 सीटों में अच्छी खासी वो सीट जीत लेती है, तो फिर क्या कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की स्थिति आ जाएगी? नहीं नहीं देखिए, वो अभी कहना मुश्किल है। देखिए, ये जो SIR होने वाला है और सब जगह पूरा कर देगा ये, और वोट काट लेगा, उसका काउंटिंग ऑफिसर्स भेजेंगे हम गुजरात के सब जगह और बाकी स्टेट से बाहर के। तो ये मुख्य मुद्दा है इन लोगों का। देखिए, इन लोगों का पता चल गया कि सत्ता का अलावा कोई इनका ऑप्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, अखिलेश वहां पर 2 करोड़ लोगों को निकाल दिया है वोटर लिस्ट से, और इसके बदले फाइट करने के बदले वो जो है ममता बनर्जी को एश्योर कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। अरे तुम साथ रहो आप या ना रहो, लेकिन आप फाइट जो है ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं? ये 10 साल में कौन सा अखिलेश ने फाइट किया है? उनका एंटी इनकम्बेंसी को लोग और कांग्रेस ने किया है, मतलब प्रियंका गांधी और सब मिल करके कैंपेन की, तो वो 43 सीट जीत के आए। और उनको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन लोगों को सिर्फ फैमिली। अभी देखिए, तेजस्वी ने स्वीकार कर लिया रिजल्ट को। क्यों स्वीकार कर लिया भाई, जबकि हरा दिया था? इसीलिए कि वो लोग कंप्रोमाइज लोग हैं। ये रीजनल पार्टीज के बारे में मेरा कोई अब अच्छा ओपिनियन नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा कांग्रेस दूध की धुली हुई, लेकिन कांग्रेस के सामने ऑप्शन नहीं है बीजेपी के से लड़ने के अलावा। तो इसीलिए कांग्रेस ही लड़ेगी, और हम्म। बाकी पार्टी अपना तय करें, उनको तय। लेकिन मेरा जैसा अंदाजा है तो कि ये एक जो तरीके पोस्टरिंग से है कहीं एक तरीके से बस लास्ट के एक दो सवाल है कि एक तरीके से अब इंडिया अलायंस की कहानी अब खत्म हो रही है। कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है कि वो लड़ो और मरो। नहीं, आप ये गलत समझ रही हैं। ये सब भड़की जो है ऐसे ही BRS वाला दिया था। DMK बाहर हो जाएगी और TB के साथ में आ जाएगा, तो उसका रिप्लेसमेंट हो गया। TMC जो है, TMC इंडिया अलायंस से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती है, तो इंडिया अलायंस में उसको रहना ही पड़ेगा। अखिलेश भी मुझको नहीं लगता ये सब वो BRS का साथ दिया था उन्होंने, लेकिन कहाँ वो BRS के साथ गए? नहीं, लेकिन थर्ड नहीं जा फ्रंट आपको पाएंगे। बनता हुआ दिख रहा है? आपको क्या थर्ड फ्रंट बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा। थर्ड फ्रंट कोई नहीं बनाएगा। DMK वो, ये DMK सिर्फ वहाँ क्या कहते हैं, तमिलनाडु का इक्वेशन चेंज हो गया, DMK की जगह TVK रहे। हम्म। थर्ड फ्रंट वगैरह ना, और ये सब जो नाटक कर रहा है अखिलेश वगैरह ना, वो कुछ समय का है खेल। अभी BRS के साथ कहाँ जा रहा है खम्मम? हम्म। पूछिए तो अखिलेश जी से। कहाँ जा रही है ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी? अरे उनके वोटर्स नहीं उनके साथ जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। कैसे अखिलेश आए इनके साथ, कांग्रेस के साथ? वैसे आएंगे। कर्नाटक बहुत पहले कर रहे थे, लेकिन आए तो इंडिया के अलायंस में ना। हम्म। और अभी चुनाव आने वाला है, वो जाएंगे क्या बाहर? कोई नहीं जाएगा। TVK को रिप्लेस किया, TVK ने रिप्लेस किया DMK को, और वहां सरकार बनने, TVK की अगर नहीं बनी तो अगर इलेक्शन अगर दोबारा हुआ तो TVK अपनी ताकत से जीत कर आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कांग्रेस, ये मेरा आखिरी सवाल है, तो कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा आशीर्वाद कहें, क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस अपना लाइन जो है ना उसको डाइल्यूट ना करे, और फाइट जो है ग्राउंड पर फाइट की के बारे में वो उसका काम इंतजाम करते रहे। वो जो है उसमें हमको करता है, कई बार लैग करते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं लिया उन्होंने। और जैसे कि SIR का मामला बिहार लिया। बिहार के बाद मुझको लग रहा है क्या कि उनको SIR के खिलाफ कैंपेन जो है करने के लिए एक नेशन वाइड एजुटेशन शुरू करना चाहिए, जो बंगाल में हुआ है, तमिल सब जगह जो SIR हो रहा है, इसके खिलाफ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है
और उसके साथ जोड़ना चाहिए कि देश में जो स्थिति है अभी, आर्थिक स्थिति है, लोग भाग रहे हैं शहर छोड़ करके गैस के करने के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, मनरेगा का डायल्यूट कर दिया है, किसानों के सवाल हैं। ये सारे सवाल लेके गरीब गरीब लोगों का सवाल लेकर के, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों का सवाल लेकर के, एजुकेशन महंगा हो रहा है, हेल्थ महंगा हो गया है, बिल्कुल। ऐसे किसी और इसमें से कोई बड़ा इशू लेकर के उसको जोड़ के एसआईआर के साथ, और बेईमानी को इनका एक्सपोज करे कि कैसे ये लोग घोटाला कर रहे हैं, हम्म। पैसा कितना कमा लिया अडानी ने इस बीच में, उसका व्हाइट पेपर जारी करें। इनको फाइट करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस नहीं फाइट करेगी तो बाकी दल से कोई उम्मीद नहीं। नहीं तो इंडिया अलायंस आपको लग रहा है कि कुछ नए लोग तलाशेगी, जैसे कि भाई इनको तमिलनाडु में टीवीके मिल गया, तो अगर अब ये रीजनल पार्टीज अगर धीरे धीरे करके साथ छोड़ती हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई नया ऑप्शन कांग्रेस तलाशने की कोशिश करेगी? अरे मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि वहाँ स्टारडम है, इसीलिए जल्दी से कोई न कोई मिल जाता है स्टार के तरफ से, जिसको प्रचार की जरूरत नहीं होती है। यहाँ यूपी और नॉर्थ इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अदरवाइज अल्टरनेटिव के लिए, अखिलेश की अल्टरनेटिव और ममता बनर्जी का अल्टरनेटिव के लिए तो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई स्टार नहीं मिल रहा है। अब वो स्टार कैसे आएगा मालूम नहीं। ये लोग अगर समझ रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी एटर्नल, वो नहीं चल सकेगी। ये ब्लैकमेलिंग इनको बंद करना पड़ेगा। और कनी मोई मतलब ये जो डीएमके ने बहुत नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं वो दिया है, ये नी जर्क रिएक्शन इसको कहते हैं, वो उनको ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि वो लोग डर गए हैं। वो लोग डर गए हैं और ममता बनर्जी भी यही कुछ कर लेगी और बंगाल को लेफ्ट और कांग्रेस के हाथ में दे देगी। हम्म। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।